अस्सलामु अलैकुम। कभी सोचा है कि जब पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज हो जाती है तो उसके बाद असल कहानी कैसे आगे बढ़ती है? चलें, आज पाकिस्तान के ज़ाब्ता फौजदारी यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के इसी अहम मरहले को समझते हैं कि आखिर एफआईआर के बाद पुलिस की तफ्तीश में होता क्या है। तो असल सवाल यही है कि एफआईआर तो कट गई, अब आगे क्या होगा? यही वो तफ्तीशी अमल है जो किसी भी केस की आप कह लें कि बुनियाद बनता है, और यहीं से ये तय होता है कि इंसाफ का पहिया आखिर किस सिमत में घूमेगा। अच्छा, तो इस पूरे अमल को समझने के लिए हम देखेंगे कि तफ्तीश शुरू कैसे होती है। फिर हम बात करेंगे आम लोगों और पुलिस के हुकूक और फ़राइज़ की। उसके बाद नज़र डालेंगे इस अहम कागजी कार्रवाई पर जो पूरे केस का रिकॉर्ड बनती है। हम ये भी देखेंगे कि जब मामला किसी की जान का हो तो कानून कितना मुहतात हो जाता है, और आखिर में इन सब टुकड़ों को जोड़कर इंसाफ की एक बड़ी तस्वीर को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं तफ्तीश के आगाज से। एफआईआर दर्ज होने के फौरन बाद जो ये पहले चंद कदम उठाए जाते हैं ना, वही पूरे केस की सिमत तय कर देते हैं, और सही मानों में एहतसाब की बुनियाद भी यहीं से रखी जाती है। अब बात करते हैं लोगों की, यानी शिकायत करने वाले, गवाह और खुद पुलिस। कानून ने इन सब के हुकूक और फ़राइज़ के बीच में एक बहुत ही नाजुक तवाज़ुन रखा है ताकि तफ्तीश भी ठीक से हो और किसी के साथ कोई ज्यादती भी ना हो। तो ये शिकायत कुनिंदा और गवाह कौन है? बहुत सादा सी बात है। शिकायत कुनिंदा वो है जिसने जुर्म की इत्तला दी, और गवाह वो जिसके पास केस से मुतल्लिक कोई भी मालूमात है। इन दोनों का ताउन तफ्तीश के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन साथ ही साथ कानून उनकी हिफाजत को भी यकीनी बनाता है। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। सेक्शन 171 ये शहरियों को एक बड़ा तहफ़्फ़ुज़ देता है। इसके मुताबिक पुलिस किसी शिकायत कुनिंदा या गवाह को ज़बरदस्ती ये नहीं कह सकती कि चलो हमारे साथ अदालत। नहीं, उनके साथ कोई गैर ज़रूरी ज़ोर ज़बरदस्ती भी नहीं की जा सकती। उनसे सिर्फ एक ज़ाती ज़मानत, या जिसे हम मुचलका कहते हैं, वो लिया जा सकता है कि वो पेश होंगे। इसके अलावा किसी और किस्म की सिक्योरिटी का मुतालबा नहीं किया जा सकता। ये कानून असल में शहरियों को पुलिस के किसी भी मुमकिना दबाव से बचाने के लिए बनाया गया है। लेकिन हर सिक्के का एक दूसरा रुख भी होता है। सेक्शन 175 पुलिस को ये इख्तियार देता है कि वो किसी भी शख्स को तफ्तीश में शामिल होने के लिए एक तहरीरी हुक्म यानी समन जारी कर सकती है। तो जहां कानून तहफ़्फ़ुज़ देता है, वहीं सरकारी हुक्म पर तफ्तीश में ताउन करना भी हर शहरी की एक अहम जिम्मेदारी है। अच्छा, लोगों के बाद अब बात करते हैं कागजात की, यानी पेपर ट्रेल की। तफ्तीश में हर छोटी बड़ी बात को लिखना इतना ज़रूरी क्यों है? भाई इसलिए कि यही कागजी कार्रवाई तो है जो शफाफियत और एहतसाब को यकीनी बनाती है। जो लिखा है इसी का तो हिसाब हो सकता है। यहाँ ना दो बहुत अहम किस्म के रिकॉर्ड्स हैं। एक होती है पुलिस डायरी। ये पुलिस का अपना अंदरूनी रिकॉर्ड होता है जिसमें तफ्तीश की रोज़ाना की कार्रवाई लिखी जाती है। दूसरी तरफ है फाइनल रिपोर्ट, जिसे आम ज़बान में चालान भी कहते हैं। ये पूरी तफ्तीश का एक निचोड़ होती है और इसे अदालत में पेश किया जाता है। इसी की बुनियाद पर केस आगे बढ़ता है। और एक बहुत बड़ा फ़र्क ये है कि मुल्ज़िम पुलिस डायरी नहीं देख सकता, लेकिन हाँ, फाइनल रिपोर्ट की कॉपी वो ज़रूर हासिल कर सकता है। और ये नुक्ता समझना बहुत ज़रूरी है। पुलिस डायरी सबूत नहीं है। क्यों भला? क्योंकि ये तो सिर्फ पुलिस का अपना यकतरफा रिकॉर्ड है। अदालत इसे ये समझने के लिए तो देख सकती है कि तफ्तीश कैसे की गई, लेकिन इसे किसी को मुजरिम या बेगुनाह साबित करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। हाँ, एक सूरत है, अगर कोई पुलिस अफसर अदालत में अपने बयान से फिर जाए तो उस डायरी के जरिए उसकी गवाही को चैलेंज ज़रूर किया जा सकता है। और हाँ, कानून वक्त की पाबंदी पर भी बहुत जोर देता है। तफ्तीश को 14 दिन के अंदर मुकम्मल हो जाना चाहिए। अगर किसी वजह से ऐसा ना हो पाए तो पुलिस को मजिस्ट्रेट के सामने एक अबूरी रिपोर्ट पेश करनी पड़ती है और ताख़ीर की वजह बतानी होती है। अब आते हैं तफ्तीश के सबसे संगीन मामले पर, जब किसी की जान चली जाए। ऐसे हालात में कानून का तरीक़ाकार बहुत फौरी, बहुत सख्त और इंतहाई मोहतात हो जाता है। सेक्शन 174 इस पूरे अमल की वजाहत करता है। सबसे पहला कदम करीबी मजिस्ट्रेट को फ़ौरन इत्तला देना। फिर पुलिस जाए वक़ुआ पर पहुंचती है और कम से कम 2 मकामी मुअज़्ज़िज़ीन की मौजूदगी में मौत की ज़ाहिरी वजह की तहकीकात करती है।
جسم پر زخموں کے نشان، آس پاس کوئی ہتھیار تو نہیں پڑا، ہر چیز کو بہت باریکی سے نوٹ کیا جاتا ہے اور اس کی ایک تفصیلی رپورٹ بنا کر مجسٹریٹ کو بھیجی جاتی ہے۔ کچھ خاص حالات میں تو قانون اور بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے، جیسے اگر موت کی وجہ واضح نہ ہو تو پوسٹ مارٹم لازمی ہے۔ اگر کوئی جلنے کی وجہ سے زخمی ہو تو میڈیکل آفیسر اس کا بیان ریکارڈ کرتا ہے، جو بعد میں ایک بہت اہم ثبوت یعنی مرنے سے پہلے کا بیان بن سکتا ہے۔ لیکن سب سے کڑی شرط تب لاگو ہوتی ہے جب کسی کی موت پولیس کی حراست میں ہو۔ سیکشن 176 کے تحت ایسی موت کی انکوائری کرنا خود مجسٹریٹ کی ذمہ داری ہے اور ضرورت پڑنے پر وہ لاش کو قبر سے نکالنے کا حکم بھی دے سکتا ہے۔ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ احتساب کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ تو ہم نے یہ سارے قوانین اور طریقہ کار دیکھے، لیکن ان سب کا آخر مطلب کیا ہے؟ یہ سب انصاف کے بڑے نظام میں کیا کردار ادا کرتے ہیں؟ اگر ہم ان سب کو سمیٹیں تو 4 بڑی باتیں سامنے آتی ہیں۔ پہلی، یہ قوانین تفتیش کے دوران عام شہریوں کو تحفظ دیتے ہیں۔ دوسری، یہ کاغذی کارروائی کے ذریعے پولیس کو جواب دہ بناتے ہیں۔ تیسری، یہ یقینی بناتے ہیں کہ موت جیسے سنگین معاملات کی غیر جانبدارانہ تحقیقات ہو۔ اور سب سے اہم بات، یہ ریاست کی طاقت اور ایک عام فرد کے حقوق کے درمیان ایک توازن قائم کرتے ہیں۔ لیکن آخر میں ایک سوال، کیا یہ تفصیلی قانونی عمل جو کاغذ پر کتابوں میں موجود ہے، کیا یہ حقیقت میں بھی انصاف کی ضمانت دیتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں قانون اور اس کے عملی نفاذ کے درمیان جو فرق ہے، اس پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔